नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को। दृष्टि एम्पायर एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हमने इससे पहले वाले 2 लेक्चरों में जाना संविधान का परिचय, कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्शन, क्योंकि संविधान का बेसिक हमने पढ़ा 2 क्लासों में और हम आज संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं संविधान की प्रस्तावना से संविधान की शुरुआत करूंगा। तो देखते हैं हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस प्रकार है और क्या कहती है। आने वाले लगभग 2 से 3 लेक्चरों में हम प्रस्तावना को कवर करेंगे, क्योंकि प्रस्तावना से ही हमारा संविधान बना है। तो प्रस्तावना की बारे में हमें सारी जानकारी पता होनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल, क्योंकि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना लिखी थी तो उसका नाम था प्रियम्बल, अर्थात इंग्लिश में हमारा संविधान लिखा गया था। दोस्तों, हिंदी में इसका रूपांतरण किया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए प्रस्तावना की परिभाषा की प्रस्तावना किसे कहते हैं। तो प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान की भूमिका से है। प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान की भूमिका से है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों और शासन प्रणाली के स्वरूप तथा संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख मिलता है। अर्थात प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान की भूमिका से है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों, शासन प्रणाली के स्वरूप और आदर्शों तथा संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है प्रस्तावना में। तो यह है प्रस्तावना अर्थात दोस्तों हम कोई सी बुक पढ़ते हैं, कोई सी किताब पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले पेज पे लिखा होता है प्रस्तावना का मतलब यहां पर अगर हम सीधा देखें तो जिस सब्जेक्ट के बारे में वो बुक लिखी गई है, क्या उसका स्वरूप होगा, कौन कौन से आदर्शों की इसमें बात की गई है, इन सब की चर्चा प्रस्तावना में कर दी जाती है। और साथ ही उद्देश्य बता दिया जाता है कि इस बुक का उद्देश्य क्या है और क्या नहीं है। उसी प्रकार संविधान भी एक किताब है। तो जो संविधान किताब है तो इसकी प्रस्तावना है ये। उससे पहले आप एक फैक्ट लिख लीजिए कि लिखित संविधान में ही प्रस्तावना का गुण पाया जाता है, अर्थात अलिखित संविधान में प्रस्तावना का गुण नहीं पाया जाता। जैसे कि हम ब्रिटेन का संविधान देखते हैं तो वहां भी संविधान तो है लेकिन लिखित नहीं है, परंपरा के अनुकूल है, परंपरा के द्वारा निर्मित है, लिखित नहीं है कोई भी वहां संविधान। लेकिन हम हमारे भारत देश के संविधान को देखते हैं तो लिखित रूप में है। और जो भारत देश का अर्थात हमारे देश का संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। दोस्तों, ये भी आप याद रखने की बात है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना को दोस्तों उद्देश्य का नाम दिया गया है। जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने हमारी प्रस्तावना को उद्देश्य का नाम दिया। अब ये क्यों दिया, कैसे दिया, क्या कारण है इसके देने की, ये सब हम अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार हमारे देश की प्रस्तावना को हम देख ले। तो हमारे देश की प्रस्तावना कुछ इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अर्थात न्याय की बात भी हमारी प्रस्तावना में की गई है, समानता का न्याय, सभी को समान न्याय मिलना चाहिए। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। विचार, उसके बाद में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता अर्थात स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए
दोस्तों यहां समता एक शब्द लिखा गया है, समता हमारे प्रस्तावना है इसमें। जो हमारे देश की प्रस्तावना लिखी थी दोस्तों वो इंग्लिश में लिखी गई थी, और जब इसका हिंदी में रूपांतरण किया गया तो एक शब्द समता, तो ये समता ही समानता होती है, इसका अर्थ समान, अर्थात समता और समानता दोनों एक ही है। समता का अर्थ समानता होता है, तो आप इसको प्रतिष्ठा और अवसर की समता अर्थात प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, अब इसी को हिंदी में लिखा गया, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे देश की प्रस्तावना है। अब सबसे पहले देखते हैं कि जो संविधान निर्माता थे उन्होंने प्रस्तावना को उद्देशिका ही क्यों कहा, अर्थात उद्देशिका का नाम क्यों रखा प्रस्तावना ना रख के। प्रियम्बल, तो कहां से ये सब निकला है, तो आप हेडिंग डालिए उद्देशिका। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उद्देशिका। उद्देशिका किसे कहते हैं ये देख लेते हैं हम। तो इसके बारे में लिखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव रखा जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1949 को स्वीकार कर लिया। जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1949 को स्वीकार कर लिया और इसे भारत के संविधान की प्रस्तावना दी गई। यद्यपि इसके लिए उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जो मेंबर थे उनके सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1946 को स्वीकार कर लिया और इसी को भारत देश की प्रस्तावना का नाम दिया दोस्तों। और प्रस्तावना को ही उन्होंने लिखा उद्देशिका, अर्थात उद्देश्य प्रस्ताव रखा उद्देशिका। तो उद्देश्य प्रस्ताव से ही निकला है दोस्तों उद्देशिका। तो उद्देशिका कहां से निकला है? उद्देश्य प्रस्ताव से। इसके बाद 2-3 फैक्ट लिख लीजिए आप पीटी के। प्रस्तावना किसकी देन है? तो प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। प्रस्तावना किसकी देन है? प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। प्रस्तावना की संकल्पना कहां से ली गई? कोई आपसे पूछते कि प्रस्तावना की जो संकल्पना है वो कहां से ली गई है, तो आप उनको बताइएगा यूएसए से प्रस्तावना की संकल्पना ली गई है। अर्थात यूएसए मतलब अमेरिका से। हमारे भारत देश का जो संविधान लिखा है उसमें जो प्रस्तावना है वो उसकी संकल्पना यूएसए अर्थात अमेरिका से ली गई है दोस्तों। इसके बाद में एक और फैक्टर कि प्रस्तावना की भाषा और विषय वस्तु कहां से ली गई है। कोई आपसे पूछते कि प्रस्तावना की भाषा और विषय वस्तु कहां से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों। प्रस्तावना की भाषा और विषय वस्तु ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ये देखा हमने उद्देशिका। इसके बाद में हम चलते हैं जो प्रस्तावना की मुख्य बातें हैं दोस्तों। हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की, इसकी क्या क्या मुख्य बातें हैं ये हम देखते हैं। तो आप एक चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए और साथ ही साथ बनाते जाइए। प्रस्तावना की मुख्य बातें तो हमारे प्रस्तावना की क्या क्या बातें मुख्य हैं, तो इनको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। पहला, शासन शक्ति का स्रोत क्या होगा।
अर्थात जो पहली बात है वो है शासन शक्ति का स्रोत क्या होगा, तो यहां पर स्रोत की बात की गई है। दूसरा है शासन शक्ति का स्वरूप क्या होगा, शासन शक्ति का स्वरूप क्या होगा, और तीसरा इसमें शासन शक्ति का उद्देश्य क्या होगा, शक्ति का उद्देश्य क्या होगा। तो ये सब बातें हमें प्रस्तावना में ही पता चल जाती है कि जो हमारा देश है इसकी शासन शक्ति का स्रोत क्या होगा, शासन शक्ति का स्वरूप क्या होगा, शासन शक्ति का उद्देश्य क्या होगा, ये हमारी प्रस्तावना बताती है। जैसे कि शासन शक्ति का स्रोत अगर देखा जाए तो जनता है दोस्तों, तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें साफ साफ इसी में लिखा गया है कि जनता ही शासन शक्ति का स्रोत है। अर्थात जनता को हमारे संविधान ने, एक आम नागरिक को हमारे संविधान ने सर्वोच्च स्तर पर रखा है, जो संविधान निर्माता थे उन्होंने। और जो शासन शक्ति का स्वरूप होगा वो किस प्रकार का होगा, तो पहले शुरुआत में ही 5 बातों का जिक्र किया गया है। कौन कौन सी 5 बातें, तो 5 बातें हैं। पहली बात, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरी बात की गई है समाजवादी स्वरूप होगा हमारे देश के शासन का। तीसरी बात की गई है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। इसके बाद में दिया गया है चौथी बात लोकतंत्रात्मक। और 5वीं बात दी गई इसमें गणराज्य। तो हमारी प्रस्तावना जो हमारे देश का शासन शक्ति का स्वरूप होगा वो भी हमारी प्रस्तावना ही बताती है। तो कैसा स्वरूप होगा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जो कि हमारी प्रस्तावना में शुरुआत में ही लिखा हुआ है, एक आध पंक्ति छोड़ के थोड़ा आगे से। इन सबको हम आगे बारीकी से पढ़ेंगे, क्योंकि जो 2-3 क्लास होने वाली है, जो 2-3 लेक्चर होने वाले हैं अगले, वो प्रस्तावना ही पढ़ेंगे दोस्तों स्कूल में। शासन शक्ति का उद्देश्य क्या होगा, पहले अपन मोटा मोटा डायग्राम देख रहे हैं इसका, ठीक है, डायग्राम के माध्यम से पढ़ रहे हैं। इन सबको हम एक एक पॉइंट उठाएंगे और एक एक पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे बारीकी से। तो शासन शक्ति का उद्देश्य क्या होगा, तो सबसे पहला उद्देश्य होगा न्याय दोस्तों, न्याय दिलाना। ठीक है, किस प्रकार का न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इसके बाद में दोस्तों ये तो पहला हो गया। दूसरा स्वतंत्रता की बात की गई है। स्वतंत्रता की बात, कौन कौन सी स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता यहां पर दी जाएगी। और जो तीसरी बात की गई है दोस्तों वो की गई है समता या समानता। जैसे उद्देशिका में इसको समता लिखा गया है लेकिन इसका अर्थ समानता ही होता है। तो कौन सी समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात हमारी प्रस्तावना में की गई है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों गरिमा, चौथे नंबर पे गरिमा की बात की गई है। अब किस प्रकार की गरिमा, तो उन सब व्यक्तियों की गरिमा, अर्थात भारत देश के सभी व्यक्तियों की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद में एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता का भी ध्यान रखा जाएगा, एकता और अखंडता। इसके बाद में जो लास्ट है इसमें है बंधुता, अर्थात शासन शक्ति का उद्देश्य क्या होगा, तो ये 6 उद्देश्य होंगे मोटे मोटे अगर देखें तो, जिनको हम एक एक को पढ़ेंगे बारीकी से आगे। न्याय, स्वतंत्रता, समता अर्थात समानता, गरिमा और एकता और अखंडता तथा बंधुता। तो ये शासन शक्ति का उद्देश्य होगा।
जो हमारे देश की प्रस्तावना में ही लिख दिया गया है संविधान निर्माताओं द्वारा। तो यहां तक देखा हमने कि जो प्रस्तावना की मुख्य बातें हैं वो देखी। अब इनको हम एक एक को उठाएंगे और डिटेल से पढ़ेंगे इनको। जो आने वाली लगभग 2 से 3 क्लास या 4 क्लास मान के चलो, वो इसी पर आधारित होगी, प्रस्तावना पर। प्रस्तावना ही हम 2-3 दिन 4 दिन में पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों जब हमें प्रस्तावना समझ में आ जाएगी तो हमें हमारा देश का संविधान भी समझ में आ जाएगा। तो प्रस्तावना एक मुख्य चीज है, प्रस्तावना का पता हमें होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों हम आगे चलते हैं, एक एक को उठाते हैं। तो सबसे पहला मुख्य बातों में से शासन शक्ति का स्रोत, इससे हम शुरुआत कर रहे हैं। शासन की शक्ति का स्रोत, ठीक है, शासन शक्ति का स्रोत। तो शासन शक्ति का स्रोत क्या होगा? जनता। जनता जनता कैसी? अर्थात लोक प्रभुता। जनता क्या होगी? लोक प्रभुता। तो यहां पर शासन शक्ति का स्रोत जनता होगी दोस्तों, और लोक प्रभुता। लोक प्रभुता का मतलब है कि लोक का अर्थ अगर हम देखें तो इसका अर्थ है जनता, और प्रभुता का मतलब होता है मालिक, अर्थात जनता ही मालिक है। हमारे जो देश की प्रस्तावना है, हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है, उसमें पहले ही ये साफ कर दिया गया है, ये बता दिया गया है कि जो शासन शक्ति का स्रोत होगा वो जनता होगी। अर्थात जनता कैसी जनता? तो जनता ही मालिक है, जनता को ही मालिक बताया गया है। अब जो ये लोक प्रभुता शब्द है दोस्तों, ये कहां से लिया गया है? ये कहां से आए लोक प्रभुता शब्द? तो ये लोक प्रभुता शब्द दोस्तों एक फ्रांसीसी विचारक थे, उनका नाम था रूसो। तो जो लोक प्रभुता शब्द दिया, ये एक फ्रांसीसी विचारक रूसो ने दिया। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो रूसो है, इन्होंने एक बुक लिखी। कौन सी बुक? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बुक लिखी रूसो ने। तो इसमें ही लोक प्रभुता शब्द का इन्होंने जिक्र किया। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें एक लाइन लिखी रूसो ने एक लाइन लिखी। वो लाइन क्या है कि वॉक्स पोपिल वॉक्स गॉड। तो उन्होंने एक लाइन लिखी, वॉक्स पोपिल वॉक्स गॉड। अब ये दोस्तों उन्होंने फ्रांसीसी भाषा में लिखी, फ्रेंच भाषा में लिखी उन्होंने। तो अगर हम इसका इंग्लिश अनुवाद करें तो इसका इंग्लिश अनुवाद होता है दोस्तों, वॉक्स का मतलब होता है यहां पर वॉइस। वॉक्स का मतलब होता है वॉइस। पोपिल का अर्थ यहां पर होता है पीपुल। इंग्लिश में वॉक्स मतलब वॉइस, और गॉड का गॉड, क्योंकि गॉड को इंग्लिश में भी गॉडी कहते हैं और जो फ्रेंच भाषा है उसमें भी गॉडी कहते हैं। अगर हम इसको 2-3 छोटे-छोटे सेंटेंस से जोड़ दें, वॉइस ऑफ पीपुल इज वॉइस ऑफ गॉड। अर्थात अब इसका अर्थ देखिए, तो इसका अर्थ होगा जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। तो जो लोक प्रभुता शब्द, जो जनता ही मालिक है, तो ये शब्द कहां से आया? एक फ्रांसीसी विचारक थे रूसो। इन्होंने अपनी बुक, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक नामक बुक थी, उसमें इन्होंने लिखा कि वॉक्स पोपिल वॉक्स गॉड, अर्थात वॉइस ऑफ पीपुल इज वॉइस ऑफ गॉड। अर्थात इसका हिंदी में अनुवाद देखें तो जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है।
इन्होंने लिखा अपनी किताब। अब चलो ठीक है, ये तो लोक प्रभुता पढ़ा हमने, लेकिन क्यों लोक प्रभु, क्यों लोक प्रभुता, क्यों होनी चाहिए लोक प्रभुता, ये क्या है लोक प्रभुता, इसको देखते हैं। मुख्य बातों में से पहली बात पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, शक्ति का स्रोत। तो क्यों लोक प्रभु, खरीदारिया, क्यों लोक प्रभुता, क्यों लोक प्रभुता। तो इसकी परिभाषा लिखिए, प्रस्तावना की शुरुआत में कैसे है मतलब लोक प्रभुता मतलब कैसे बात की गई है प्रस्तावना में, तुम देखिए। तो प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग, प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्दावली से होती है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्दावली से होती है और इसका अंत अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, और इसका अंत अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं शब्दों से होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत में शासन शक्ति का स्रोत जनता है। क्योंकि जो प्रस्तावना है दोस्तों, उसमें जो शुरुआत की लाइन लिखी गई है वो क्या लिखी गई है कि हम भारत के लोग, अर्थात सारे भारत के लोग, आम लोग, जो भी लोग हैं, सारे नागरिक, अर्थात तो बोले कि हम भारत के लोग, शब्दावली से इसकी शुरुआत होती है और इसका अंत कहां पर होता है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। कौन कर रहे हैं, अंगीकृत, तीन शब्द दिए गए अंत में, अंगीकृत, और पहला शब्द अंगीकृत है, दूसरा अधिनियमित, और तीसरा शब्द दिया गया है आत्मार्पित, आत्मार्पित, ठीक है। ये तीन शब्द दिए गए हैं। अब तो अगर हम इन तीनों का अर्थ देखें, अगर इनका हिंदी अर्थ देखें, तो जो अंगीकृत है इसका अर्थ होता है दोस्तों स्वीकार करना, स्वीकार करना, और जो अधिनियमित होता है इसका अर्थ है लागू करना। जो अंगीकृत है उसका अर्थ है स्वीकार करना, और जो अधिनियमित है उसका अर्थ है लागू करना, और जो तीसरा है इसमें आत्मार्पित, अर्थात देश को सौंपना, देश को सौंपना, ठीक है। इस शब्दावली से हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसका वो खत्म होती है। तो कौन अंगीकृत अर्थात स्वीकार करना, कौन स्वीकार कर रहे हैं, तो हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, क्योंकि ये स्वयं बोल रहे हैं हम भारत के लोग, कौन स्वीकार कर रहे हैं, भारत के लोग, अधिनियमित अर्थात लागू करना, कौन लागू कर रहे हैं, तो भारत के लोग, और आत्मार्पित करना अर्थात देश को सौंपना, कौन सौंप रहे हैं देश को, तो वो भी भारत के लोग ही सौंप रहे हैं। तो ये देखा हमने कि क्यों लोक प्रभुता है, ठीक है, क्यों लोक प्रभुता दी गई है। लेकिन एक विचारक है, उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया, और जो लोक प्रभुता शब्द है इसको उन्होंने बोला कि भारत में लोक प्रभुता है ही नहीं, अर्थात जनता मालिक नहीं है। तो उन्होंने इस प्रकार लिखा, इस प्रकार बोला, तो उसको लिखा कि केसी विहर के अनुसार भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। उन्होंने ये बात बोली, एक कथन बोला उन्होंने जो लिखा कि केसी विहर के अनुसार भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, अर्थात कुछ भी लोक प्रभुता नहीं है यहां पर, ठीक है, झूठी बात है लोक प्रभुता की, मतलब ये केसी विहर जी ने बोला। तो देखेंगे हम कि उन्होंने क्या बोला और क्या क्या तर्क दिए उन्होंने।
और भी हम हमारे तर्क देंगे कि नहीं, जो भारत की प्रस्तावना है, भारत का संविधान है, तो इसमें लोक प्रभुता है, अर्थात जनता मालिक है। इसका खंडन भी करेंगे हम। तो उससे पहले एक क्वेश्चन लिखिए कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, फुल स्टॉप, चर्चा कीजिए। भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, फुल स्टॉप, चर्चा कीजिए। तो इस जो ये क्वेश्चन है इसको हम कुछ इस प्रकार देखेंगे, क्योंकि इसको साथ साथ सॉल्व भी करेंगे। मैं आपको करवा रहा हूं। तो पहले तो कि लोक प्रभुता एक भ्रम है, तो पहली चीज देखेंगे हम, इसमें दो भागों में बांटेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन का आंसर को हम दो भागों में लिखेंगे। तो पहले ये चीज सिद्ध करेंगे कि क्यों लोक प्रभुता एक भ्रम है, ये बात की गई। तो क्यों कहा गया है ऐसा, क्यों कहा गया, ठीक है, ये सिद्ध करेंगे पहले तो। उसके बाद में वो तो चलो ठीक है, वो तर्कों के साथ बता देंगे, लेकिन उसके बाद में हमको हमारे संविधान का पक्ष लेना है, तो हमारा तर्क होगा इसमें। और तर्क कैसा होगा, पक्ष में होगा, क्योंकि हम जवाब भी देंगे और हमारा तर्क क्या है। तो इसको सब लिखते हैं, इसको लिखो। केसी विहर के अनुसार भारत के संविधान का निर्माण, केसी विहर के अनुसार भारत के संविधान का निर्माण जिस संविधान सभा ने किया था, केसी विहर के अनुसार भारत के संविधान का निर्माण जिस संविधान सभा ने किया था, वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर नहीं चुनी गई। वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा नहीं चुनी गई थी, बल्कि संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था। प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था। प्रांतीय विधानमंडलों का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि उस समय केवल धनी और शिक्षित व्यक्ति को ही, वोट डालने का अधिकार था। इसके आधार पर केसी विहर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत की संविधान सभा भारत के लोगों की प्रतिनिधि नहीं थी। केसी विहर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत की संविधान सभा भारत के लोगों की प्रतिनिधि नहीं थी और भारत के संविधान में लोक प्रभुता केवल एक भ्रम है। और भारत के संविधान में लोक प्रभुता केवल एक भ्रम है। और भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। तो कैसे लोक प्रभुता एक भ्रम है, ये कैसे डिफाइन किया जो केसी विहर थे उन्होंने। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं कि उन्होंने क्या पक्ष में क्या तर्क दिए और क्या पक्ष में तर्क दिए, फिर हम उनके तर्कों का खंडन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस पर क्या बात की गई है, संविधान।
अर्थात केसीवेयर जी क्या कहते हैं कि केसीवेयर के अनुसार भारत के संविधान का निर्माण जिस संविधान सभा ने किया था वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर नहीं चुनी गई थी। अर्थात संविधान का गठन किसने किया? गठन तो संविधान सभा ने, अर्थात जिस संविधान सभा ने हमारे संविधान का गठन किया, तो कैसे गठन किया ये उन्होंने बताया। कैसे गठन किया गया? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। ठीक है, कैसे इसका गठन किया गया? तो केसीवेयर जी कहते हैं कि जो संविधान का गठन हुआ वो संविधान सभा ने अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हमारे संविधान का गठन किया। ये केसीवेयर जी कहते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन अर्थात प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? प्रांतीय विधान मंडल के द्वारा। तो किसके द्वारा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब कैसा निर्वाचन? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन दोस्तों वो होता है जिसमें जनता स्वयं वोट ना देकर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट देते हैं। तो इसमें जनता दोस्तों स्वयं जनता ने वोट नहीं डाला, जो संविधान लिखा और इसको पारित किया, इसके लिए स्वयं जनता ने वोट नहीं डाला दोस्तों। जो उनके जो सरदार थे, जो भी उनके नेता थे जनता के बड़े बड़े, तो उनके द्वारा प्रांतीय विधान मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा संविधान का गठन किया गया। यह केसीवेयर जी कहते हैं। तो किस आधार पर कहते हैं? किस आधार पर कहते हैं? तो ये इस आधार पर कहते हैं कि संपत्ति के आधार पर एक तो, और दूसरा एक तो संपत्ति हो गया और शिक्षा। अर्थात केसीवेयर जी क्या कहते हैं कि जो प्रांतीय विधान मंडल है के द्वारा इसका गठन, संविधान का गठन किया गया, मतलब इनके द्वारा चुने गए संविधान सभा के सदस्य और इनके द्वारा संविधान का गठन किया गया। लेकिन उसमें केवल दोस्तों भारत के आम नागरिक नहीं थे। केसीवेयर जी कहते हैं कि भारत का कोई भी अगर अनपढ़ नागरिक है या किसान है या अशिक्षित है, इसके पास संपत्ति नहीं है, उन्होंने तो वोट डाला ही नहीं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब यह है कि उस टाइम में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति नहीं अपनाई। सार्वभौमिक मताधिकार की पद्धति नहीं अपनाई। अर्थात सार्वभौमिक मताधिकार की पद्धति से तात्पर्य है कि सार्वभौमिक का अर्थ है कि सभी व्यक्ति वोट डालने का, सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार। अर्थात कोई अनपढ़ हो, मतलब अशिक्षित हो या किसान हो, वो सब वोट डालने में नहीं थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना मत दिया कि कैसे नहीं है लोक प्रभुता। तो केसीवेयर के अनुसार भारत के संविधान का निर्माण जिस संविधान सभा ने किया, अर्थात जो संविधान सभा थी उसने भारत के संविधान का निर्माण किया, वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर नहीं चुनी गई थी। अर्थात प्रत्यक्ष आधार पर नहीं चुनी गई थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुनी गई थी। ये केसीवेयर जी ने कहा। उसके बाद में बल्कि संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया, ठीक है। अप्रत्यक्ष मतलब जिसमें जनता स्वयं वोट ना डालेगी, मतलब आम नागरिक वोट नहीं डालेगा, बल्कि उनके प्रतिनिधि जो भी है, जिनको जनता ने चुना है, वो वोट डालेंगे। तो संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए थे, उनको चुनने में जनता ने स्वयं वोट नहीं डाला, बल्कि उनके जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने वोट डाला था। प्रांतीय विधानमंडलों का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। अर्थात सार्वभौमिक मतलब सभी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार, मतलब उस पर नहीं हुआ, बल्कि शिक्षित और संपत्ति, जिसके पास धनी व्यक्ति थे और जो जिनके पास शिक्षा थी, उन्हीं को वोट डालने का अधिकार था।
जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले यही वोट डालने का अधिकार था कि जिसके पास संपत्ति होगी वो वोट डालेगा, और जिसके पास शिक्षा, जो शिक्षित होगा वही वोट डालेगा, और वोट नहीं डालेंगे बाकी, मतलब अशिक्षित और अनपढ़ रह गए। बल्कि उस समय केवल धनी और शिक्षित व्यक्तियों को ही वोट डालने का अधिकार था। इसके आधार पर केसी बियर जी का यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत के संविधान सभा भारत के लोगों की प्रतिनिधि नहीं थी। तो इसके अनुसार ही उन्होंने कहा कि भारत की जो संविधान सभा थी वो भारत के लोगों की प्रतिनिधि नहीं थी, क्योंकि सारे लोगों ने वोट थोड़ा डाला था, जिनके पास संपत्ति थी वो जो शिक्षित थे उन्होंने ही वोट डाला। तो भारत के लोगों की प्रतिनिधि नहीं थी, और भारत के संविधान में लोकप्रियता केवल एक ब्रह्म है। तो यह केसी बियर जी ने तर्क दिया। अब इस तर्क का हम खंडन करेंगे, हम हमारा मत देंगे। तो हमारा मत लिखिए, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, केसी बियर का मत पूर्णतः गलत है। हमको पक्ष में देना है मत, ठीक है। केसी बियर का मत पूर्णतः गलत है, और भारत का संविधान लोक प्रभुता पर आधारित है, क्योंकि, तो डैश करके लिखिए 1 2 3 ऐसे लिखना। तो पहला लिखिए, भारत में 1952 में पहले आम चुनाव हुए। यह चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित थे। भारत में 1952 में पहले आम चुनाव हुए। यह चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित थे। इस चुनाव में संविधान सभा के भी अधिकांश सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस चुनाव में संविधान सभा के भी अधिकांश सदस्यों ने हिस्सा लिया, और कुछ अपवादों को छोड़कर उनमें से अधिकांश ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की। इस चुनाव में संविधान सभा के भी अधिकांश सदस्यों ने हिस्सा लिया, और कुछ अपवादों को छोड़कर उनमें से अधिकांश ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की। यह जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को दिखाता है। यह जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को दिखाता है, और इससे यह सिद्ध होता है कि भारत की संविधान सभा के सदस्य इससे यह सिद्ध होता है कि भारत की संविधान सभा के सदस्य जनता में लोकप्रिय थे, और वे जनता के प्रतिनिधि थे। जनता में लोकप्रिय थे और वे जनता के प्रतिनिधि थे। तो इस तर्क का हम खंडन इस प्रकार करेंगे कि जो भारत में जो पहले आम चुनाव हुए, मतलब सभी लोगों ने, मतलब सभी नागरिकों ने, भारत के ने जो वोट डाला, पहले आम चुनाव हुए 1952 में हुए, और इस चुनाव में लगभग जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें से अधिकांश सदस्यों ने इसमें भाग लिया, इस चुनाव में भाग लिया, खड़े हुए वो चुनाव के लिए। जिसमें से अगर कुछ अपवादों को हम छोड़ दें, मतलब अगर 100 में से 5 को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उन सब ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की। उन सब ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की। तो यह तो सिद्ध होता है ना कि अगर वो जनता के प्रतिनिधि नहीं होते तो उसके 2-3 साल बाद में ही 1952 में आम चुनाव हुए, उनमें जनता उनको वोट नहीं डालती, लेकिन जनता ने उनको वोट डाला और उनमें से अधिकांश जीते भी, सही जीत भी दर्ज की। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जनता के लोकप्रिय थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे वो जनता के लोक प्रतिनिधि भी थे और जो लोकप्रिय भी थे जनता को। तो यह सिद्ध होता है। तो पहला तर्क हमने दिया और थोड़ा केसी बियर जी को समझाया कि भाई नहीं, ये गलत है, सच में लोकप्रभुता है भारत के संविधान में। और दूसरा तर्क हम देंगे, तो सेकंड करके लिखिए, भारत के संविधान में लोकतंत्र को अपनाया गया है। भारत के संविधान में लोकतंत्र को अपनाया गया है। भारत के संविधान में लोकतंत्र को अपनाया गया है, जो लोक प्रभुता के बिना संभव नहीं है। जो लोक प्रभुता के बिना संभव नहीं है। तो अर्थात केसी बियर जी पहले तर्क से सहमत नहीं हो तो हम उन्हें दूसरा तर्क बताएंगे कि भारत के संविधान में चलो ठीक है, लोक प्रभुता
शब्द तो नहीं है, लेकिन लोकतंत्र शब्द तो दिया गया है ना। जैसे कि हम प्रस्तावना पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अर्थात लोकतंत्र शब्द का तो जिक्र है ना, तो जहां पर अगर लोकतंत्र है तो वहां अपने आप ही लोक प्रभुता आ जाती है, और जहां लोकतंत्र नहीं होगा वहां लोक प्रभुता नहीं होगी। तो यह तो संविधान की प्रस्तावना में ही दिया गया है कि लोकतंत्र को अपनाया गया है हमारे संविधान में, अर्थात जनता ही मालिक है, लोक प्रभुता को अपनाया गया है। तो कैसी बेटी कैसे कह सकते हैं? तो उनका तर्क पूर्णतः गलत है और यह हमने सिद्ध किया। इसके बाद में हम ये तो देखा हमने शासन शक्ति का स्रोत जनता, लोक प्रभुता, कैसे लोक प्रभुता है, क्यों है, ठीक है। इसके बाद में अब हम आगे चलते हैं और जो हमारी प्रस्तावना की मुख्य बातें हम पढ़ रहे हैं, और उसमें हम दूसरी बात देखते हैं शासन शक्ति का स्वरूप। शासन शक्ति का स्वरूप तो दूसरा करके लिख दिया, शासन शक्ति का स्वरूप। तो शासन शक्ति का स्वरूप, तो इसमें पहला लिखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो क्या है ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और इससे क्या तात्पर्य है, ये हम जानेंगे। प्रस्तावना की मुख्य बातें पढ़ रहे हैं हम, जिसमें से पहली बात हम पढ़ चुके कि शासन शक्ति का स्रोत कौन होगा, तो जनता होगी, जिसको हमने अभी पढ़ा देखा हमने। उसके बाद में हम दूसरा आगे बढ़ते हैं और शासन शक्ति का स्वरूप देखते हैं। तो इसमें हम पहला देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो जो शासन शक्ति का स्वरूप 5 तरीके से बताया गया है संविधान की प्रस्तावना में, कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। तो ये 5, तो उनमें से पहली चीज को पढ़ रहे हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात ये क्या है, मतलब किसकी बात की गई है। तो इसकी परिभाषा लिखिए आप। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में, जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तो आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय, आंतरिक और बाह्य मामलों में, आंतरिक और आंतरिक मामले, ठीक है, और ये हो गया हमारा बाह्य मामले। तो आंतरिक मामले जैसे कि राजनीति से संबंधित मामले, ठीक है। दूसरा हो गया सामाजिक मामले, सामाजिक, और तीसरा आर्थिक नीति, ठीक है, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति और राजनीतिक नीति। बाह्य मामले से तात्पर्य है हमारा कि विदेश नीति, ठीक है, विदेश से संबंध है इसका, तो विदेश नीति। तो क्या कहता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यहां पर यह है कि एक ऐसे देश से है, मतलब एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक, मतलब अंदर के, मतलब जो देश के अंदर, जैसे कि मतलब आंतरिक मामले, मतलब जैसे कि राजनीति से संबंधित नीतियां, सामाजिक नीतियां और आर्थिक नीतियां, और बाह्य मामले मतलब बाहर जो विदेशी मामले होते हैं, तो इन पे स्वतंत्र निर्णय ले सके, अर्थात किसी का दबाव ना हो, किसी की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं हो, किसी की हाँ की जरूरत नहीं हो, और एक जो देश का शासक है और जो देश के प्रशासन है या राजनीतिज्ञ है, जो भी है, वो स्वतंत्र निर्णय ले सके। इससे हमारा तात्पर्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात स्वतंत्र
बाह्य और आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति से। ठीक है, हमारा तात्पर्य। इसके बाद में क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन देखेंगे। भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में, भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ रहे हैं कि भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श अप्रासंगिक हो गया है। भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श अप्रासंगिक हो गया है। पृष्ठों चर्चा कीजिए। तो क्या बात कही गई है इसमें कि अप्रासंगिक अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। तो पहला देखेंगे क्यों नहीं है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्यों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है, क्यों ये बात की गई। और दूसरा वही हमारा मत देंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करेंगे। पहले हम जो क्वेश्चन से संबंधित तर्क है वो देंगे और फिर उसमें हमारा मत देंगे। तो क्यों यह बात कही गई है कि अप्रासंगिक, मतलब जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रहा भारत देश, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका आंसर लिखिए। अनेक कारणों से आज यह माना जाने लगा है, अनेक कारणों से आज यह माने जाना लगा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश नहीं है। अनेक कारणों से आज यह माना जाने लगा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश नहीं है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश नहीं है। और डैश करके लिखिए एक एक। तो पहला लिखिए, पहले तर्क दे रहे हैं कि क्यों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है, अर्थात ये बात क्यों कही गई है। पहले इस बात को देखेंगे, फिर देंगे हमारा तर्क कि है, फिर हम सिद्ध करेंगे उसको। और पहले हम देखेंगे क्यों नहीं है, मतलब इसको सिद्ध करेंगे क्यों नहीं है। तो लिखिए पहला, भूमंडलीकरण के वर्तमान युग में, भूमंडलीकरण के वर्तमान युग में विश्व के देशों के बीच निकटता बढ़ रही है। विश्व के देशों के बीच निकटता बढ़ रही है, जिसके कारण आज कुछ मुद्दे वैश्विक मुद्दे बनकर उभर रहे हैं। जिसके कारण आज कुछ मुद्दे वैश्विक मुद्दे बनकर उभर रहे हैं। जिसके कारण आज कुछ मुद्दे वैश्विक मुद्दे बनकर उभर रहे हैं। और भारत सहित विश्व का कोई भी देश, और भारत सहित विश्व का कोई भी देश इन मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। और भारत सहित विश्व का कोई भी देश इन मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। अतः संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक आदर्श है, यह व्यवहार में लागू नहीं है। अतः संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक आदर्श है, यह व्यवहार में लागू नहीं है। तो किसकी बात की गई है कि भूमंडलीकरण अर्थात वर्तमान का जो समय है, वर्तमान युग है, विश्व के जो देश हैं वो एक दूसरे से निकटता बढ़ा रहे हैं और जिसके कारण आज कुछ वैश्विक मुद्दे बनकर उभर रहे हैं। तो यहां पर वैश्विक मुद्दों की बात की गई है। तो कौन कौन से वैश्विक मुद्दे? तो वैश्विक मुद्दे लिखिए, वैश्विक मुद्दे। तो कौन कौन से वैश्विक मुद्दों की बात की गई है यहां पर? पहला लिखिए पर्यावरण का मुद्दा, पर्यावरण का मुद्दा। और दूसरा लिखिए परमाणु अस्त्रों का मुद्दा, परमाणु अस्त्रों का मुद्दा। और तीसरा है आतंकवाद का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा। और चौथा और आखिरी मानव अधिकार का मुद्दा,
मानव अधिकार का मुद्दा। तो यहां पर 4 मुद्दों की बात की गई है। तो क्या लिखा अभी हमने कि भूमंडलीकरण के वर्तमान युग में विश्व के देशों के बीच निकटता बढ़ रही है, अर्थात पारस्परिक जुड़ाव जो भी संधियां है, मतलब सब कुछ एक तरफ मतलब जुड़ रहे हैं, क्या नाम है, एक दूसरे से देश, ठीक है, सभी चीजों का मतलब, जिसके कारण आज कुछ वैश्विक मुद्दे बनकर उभर रहे हैं और भारत सहित विश्व का कोई भी देश इन मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। अतः संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक आदर्श है, यह व्यवहार में लागू नहीं है। तो ये बात कही गई है तर्क में कि क्यों एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्यों नहीं है। तो यहां पर तर्क दिया गया है कि कुछ वैश्विक मुद्दे हैं, अर्थात पर्यावरण का मुद्दा, जिन पर भारत स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता, और सही भी है, ठीक है। अगर 100 मुद्दे हैं मान लो, अब किसी मुद्दों पे मतलब 100 मुद्दों में से अगर 4-5 मुद्दों पे कोई देश स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रहा, तो उसको ये थोड़ा कह देंगे हम कि ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है, ऐसा नहीं होता। पर्यावरण का मुद्दा, अगर हम पेड़ काटेंगे, मान लो नरेंद्र मोदी जी कहते कि आदेश दे दें कि पूरे देश के पेड़ काट दो क्योंकि हमें काम है, और जब फिर अगर सारे देश के पेड़ काट दिए जाएंगे अगर, तो उससे वैश्विक स्तर पर मतलब ये बात फैलेगी, ठीक है। क्या होगा, क्योंकि सारा विश्व इसमें घबरा जाएगा, सारे देश, अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, कि भाई मोदी जी क्या कर रहे हो, क्योंकि इससे पूरे विश्व को फर्क पड़ रहा है अगर मोदी जी पेड़ कटवा रहे हैं नाम पूरे देश की। तो क्योंकि एक देश का वो नहीं है, ये सभी देशों का, ये पूरे वर्ल्ड का वो है। वैसे परमाणु अस्त्रों का मुद्दा, अर्थात अगर कोई देश परमाणु अस्त्रों को बढ़ावा दे रहा है, तो मतलब इसमें अगर मान लो कि मोदी जी कहते कि हम तो रातों रात के नाम है परमाणु अस्त्र बनाएंगे और खूब सारे बनाएंगे, तो इसमें सारे देश एक तरफ हो जाएंगे, खिलाफ हो जाएंगे, और मोदी जी को समझेंगे कि ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर परमाणु अस्त्रों का मतलब अगर परमाणु अस्त्र आप बढ़ा रहे हो अनलिमिटेड मात्रा में, तो फिर और भी देश बनाएंगे, और भी देश कंपटीशन में उतरेंगे, तो फिर इससे जो पर्यावरण है उसको मतलब इससे नुकसान होगा। आने वाले समय में क्या पता युद्ध छिड़ जाए और फिर परमाणु अस्त्रों से युद्ध लड़ा जाए, हर कोई परमाणु अस्त्र चलाने की धमकी देगा, तो उससे तो फिर जो मानव सभ्यता है उसका ही अंत हो जाएगा, सारी सभ्यताओं का अंत हो जाएगा उससे। तो परमाणु अस्त्रों का संबंधित मुद्दे हैं, तो उसमें भी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते। आतंकवादी का मुद्दा, ऐसे ही मतलब जैसे पाकिस्तान है तो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो कोई भी देश आतंकवाद को बढ़ावा अगर देगा क्या नाम, तो उसको समझेंगे सभी देश, क्योंकि यार आतंकवाद एक सही चीज तो है नहीं, गलत चीज ही है। अगर कल को भारत देश भी आतंकवाद को बढ़ावा देने लग जाए तो उससे विश्व को खतरा है, इन सभी चीजों से विश्व को खतरा है। मानव अधिकार का मुद्दा, तो जिन मुद्दों से सारे विश्व को खतरा है, उन मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता, और भारत ही क्या कोई भी देश नहीं ले सकता, कोई भी देश नहीं ले सकता भाई, भारत ही थोड़ा है जो नहीं ले सकता। इसके बाद में नेक्स्ट मुद्दा लिखिए, भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में, भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO, ब्रैकेट में लिखे WTO, भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF, ब्रैकेट में लिखिए IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, और विश्व बैंक, ब्रैकेट में लिखिए WB, जैसी संस्थाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है, जैसी संस्थाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है, और वे अपने सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों को काफी सीमा तक प्रभावित करते हैं, और वे अपने सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों को काफी सीमा तक प्रभावित करते हैं। भारत के संबंध में भी यह माना जाता है, भारत के संबंध में भी यह माना जाता है कि आर्थिक नीतियों पर इन संस्थाओं का नियंत्रण है, कि आर्थिक नीतियों पर इन संस्थाओं का नियंत्रण है,
जिसके कारण भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है, जिसके कारण भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। अर्थात दूसरा तर्क क्या दिया गया कि WTO, IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं, मतलब तो इनका महत्व आजकल पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है और भारत भी इनका सदस्य है और वे अपने सदस्यों की आर्थिक नीतियों को काफी सीमा तक प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनकी कुछ सीमाएं होती हैं। जो भी संस्थाएं हैं, विश्व व्यापार संगठन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हुआ, चाहे विश्व बैंक हुआ, तो इनकी कुछ सीमाएं होती हैं, इनकी कुछ नीतियां होती हैं। तो जो देश है वो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता। तो दूसरा तर्क ये दिया गया है, भारत के समन्वय में यह माना जाता है कि आर्थिक नीतियों पर इन संस्थाओं का नियंत्रण है। अर्थात भारत के संदर्भ में ये सब कहा गया है कि आर्थिक नीतियां हैं भारत की, तो उन पर भी मतलब भारत स्वतंत्र नहीं है। तो ये गलत है पूर्णतः। तो इसको हम खंडित करेंगे। अब हमारा तर्क देंगे हम। तो लिखिए प्रभाव सिद्ध करके, लेकिन भूमंडलीकरण के दौर में भी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश माना जा सकता है। लेकिन भूमंडलीकरण के दौर में भी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश माना जा सकता है। लेकिन भूमंडलीकरण के दौर में भी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश माना जा सकता है, क्योंकि, और देश करके लिखिए एक एक। तो पहला लिखिए, आज भी यदि कुछ अपवादों को छोड़ दे, आज भी यदि कुछ अपवादों को छोड़ दे तो अधिकांश मामलों में भारत स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता है। आज भी यदि कुछ मामलों को छोड़ दे तो अधिकांश मामलों में भारत स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता है। तो पहला तर्क ये दे रहे हैं, क्योंकि कुछ मुद्दे हैं ऐसे, जैसे कि वैश्विक पर्यावरण का मुद्दा, परमाणु अस्त्रों का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा, मानव अधिकार का मुद्दा, ये सारे देशों से संबंधित है। इससे नुकसान सभी देशों को होगा, क्योंकि अगर पेड़ काट देंगे तो ऑक्सीजन कम होगा। तो हाँ, ये सच है कि कुछ मुद्दे हैं, लेकिन उनमें भारत ही क्या, कोई सा भी देश स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता उन पर। तो इससे भारत की जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की शक्ति है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने को कह देते, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा इससे। क्योंकि दोस्तों, अगर पेड़ काट देंगे, आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, या परमाणु अस्त्र बनाएंगे हम रातों रात, या मानव अधिकार से संबंधित कोई भी विवाद होगा, ठीक है, तो यार सही है, मतलब सारे देश उसमें खिलाफ ही होंगे, क्योंकि वो पूरे देश को, पूरे विश्व को उससे खतरा है। जो भी फर्क पड़ेगा पूरे देश को पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड को पड़ेगा। एक देश की वजह से पूरा विश्व तो नुकसान नहीं झेल सकता ना। तो कुछ मुद्दे हैं, हाँ, 100 में से गिने चुने 5 मुद्दे अगर उन पे नहीं ले पा रहा, बाकी तो सब पे कह रहा भारत एक संपूर्ण स्वतंत्र निर्णय ले पा रहा है ना। तो अगर इनको छोड़ दे तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह का हम खंडन कर देते हैं इस प्रकार। और सेकंड जो तर्क था, मतलब जो भी विश्व WTO, IMF और विश्व बैंक वाला, तो इसको लिखिए सेकंड। तो इसका भी खंडन करेंगे। जहां तक WTO, IMF, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं और इनसे भारत की संप्रभुता के प्रभावित होने का प्रश्न है, और इनसे भारत की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संप्रभुता के प्रभावित होने का प्रश्न है। दोबारा बोल रहा हूं कि जहां तक WTO, IMF, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं और इनसे भारत की संप्रभुता के प्रभावित होने का प्रश्न है, तो यह कहा जा सकता है कि भारत ने स्वेच्छा से इन संस्थाओं की सदस्यता ग्रहण की है। तो यह कहा जा सकता है कि भारत ने स्वेच्छा से इन संस्थाओं की सदस्यता ग्रहण की है और स्वेच्छा से इनके निर्णयों को मानता है।
और स्व इच्छा से इनके निर्णय को मानता है, ताकि भारत का राष्ट्रीय हित पूरा हो सके, ताकि भारत का राष्ट्रीय हित पूरा हो सके। भारत को एक यह अधिकार है, भारत को यह अधिकार है कि भारत अपने राष्ट्रीय हित को देखते हुए, कि भारत अपने राष्ट्रीय हित को देखते हुए इन संस्थाओं की सदस्यताओं का परित्याग कर दे, इन संस्थाओं की सदस्यता का परित्याग कर दे। अतः इन संस्थाओं की सदस्यता संप्रभुता की विरोधी नहीं है, अतः इन संस्थाओं की सदस्यता संप्रभुता की विरोधी नहीं है। अर्थात जो दूसरा तर्क है कि उसमें बताया गया है कि IMF, विश्व बैंक या WTO इनकी संस्था ग्रहण, मतलब इन संस्थाओं को भारत ने ग्रहण कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है, इनको इनकी सदस्यता ले रखी है भारत ने। लेकिन ये तो दोस्तों स्वेच्छा से ले रखी है ना, मतलब ये तो है नहीं कि कोई दबाव डाला गया हो भारत के ऊपर कि नहीं आपको सदस्यता लेनी ही पड़ेगी वरना हम आपको देश का दर्जा देना छोड़ देंगे या कुछ और धमकी देंगे कि आपको परमाणु बम से उड़ा देंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। जैसे कि अगर किसी एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम देखना चाहें तो महेंद्र सिंह धोनी, अब कोई उनको बोले कल कि महेंद्र सिंह धोनी अपने खुद के निर्णय की स्वतंत्र नहीं ले सकता क्योंकि वो भारत देश के लिए खेलता है और उसको खेलना पड़ेगा। अर्थात हम कोई भी एसी वाले कमरे में बैठ के और बड़ा मस्त कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं और टीवी पे मैच देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी बार बार पसीने पहुंच रहा है, पसीने साफ कर रहा है क्योंकि उसको पसीने आ रहे हैं। तो अब ये थोड़ा कह देंगे उससे कि महेंद्र सिंह धोनी स्वतंत्र नहीं है, उसको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, जबरदस्ती खेलना पड़ रहा है। अरे भाई वो अपनी स्वेच्छा से खेल रहा है, जब चाहे क्रिकेट का त्याग कर सकता है, लेकिन उसमें उसका हित है इसलिए खेल रहा है। तो इस प्रकार IMF, WTO और जो विश्व बैंक है इनको भारत ने स्वेच्छा से ज्वाइन कर रखा है, स्वेच्छा से इनकी सदस्यता ग्रहण कर रखी है। जब चाहे अगर भारत का हित पूरा नहीं होता इन संस्थाओं के द्वारा, पहली बात तो हित पूरा करने, कोई हित है तो उसको पूरा करने के लिए इनकी सदस्यता ली है। अगर इनसे हित पूरा नहीं होएगा तो भारत जब चाहे इनकी सदस्यता छोड़ देगा। तो ये कैसे कह सकते हैं हम कि भारत एक संपूर्ण लोक प्रभुत्व संपन्न नहीं है। अर्थात प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति तो ले रहा है भारत। ठीक है, कुछ गिने चुने मुद्दे हैं तो उन पे नहीं ले पा रहा, तो उनकी वजह से ये थोड़ा ना कह सकते हैं हम कि भारत स्वतंत्र नहीं है या भारत स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता, भारत स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न देश नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी संस्था है इनका जब भी परित्याग भारत करना चाहे कर सकता है, हमसे कोई रोक नहीं है, कोई दबाव नहीं है। लेकिन जब तक राष्ट्रीय हित पूरा हो रहा है, जब तक हमारे देश का हित पूरा हो रहा है, तब तक हमने वो संस्थाएं ज्वाइन कर रखी है, हमारे देश ने संस्थाएं ज्वाइन कर रखी है। जिस दिन राष्ट्रीय हित पूरा नहीं होगा उस दिन उनका परित्याग कर देंगे। तो ये देखा हमने कि शासन शक्ति का स्वरूप, और इसमें पहला देखा हमने लोक प्रभुत्व संपन्न। इसको हम अब कल के लिए छोड़ते हैं, इसी को हम कल आगे से पढ़ेंगे, इसके आगे से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद, और सभी दोस्त वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए तथा जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखो कर रहा हूं दोस्तों मेहनत, बाकी मन तो नहीं करता मेरा पढ़ाने का, क्योंकि यार व्यूज नहीं आ रहे, कोई देख नहीं रहा, वॉचिंग टाइम नहीं बढ़ रहा। अब वॉचिंग टाइम नहीं बढ़ेगा, कोई देख ही नहीं रहा क्लास को, तो फिर क्लास पढ़ाने का भी क्या फायदा, क्लास लेने का भी क्या फायदा। तो इस वजह से मैं एक दिन, 2 दिन, 3 दिन छोड़ के मैं क्लास ऐसे अपलोड कर देता हूं, और अगर मुझे लगेगा कि कोई फायदा नहीं है तो फिर मैं इसको भी बंद कर दूंगा। क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूं, मैं भी खुद प्रिपरेशन करता हूं। अगर वॉचिंग टाइम सही आया
तो मैं रेगुलर क्लासेस लूंगा और जल्दी ही लाइव भी लेकर आऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, चलता हूं अभी के लिए।